हेलो डियर। कंसेप्ट लेक्चर 3 के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि भाई स्लोप क्या होता है। अगर मैं हिंदी में बताऊं कि ढलान या फिर ढाल क्या होती है, तो चलिए इसे प्रैक्टिकली देखते हैं फिर। तो देखो भाई, जो प्रैक्टिकली आपने लाइफ में देखा है, जो एक्सपीरियंस किया है, एक बार उसका यूज करते हैं स्लोप को समझने के लिए। तो फिलहाल हमारे सामने ये अपने एक्स वाई एक्सिस है, ठीक है, ये आपको दिख रहा है, चारों लाइन है, और दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, और इन दोनों पॉइंट से गुजरती हुई एक लाइन है। तो अगर मैं आपको बोलूं, अगर हम प्लेन एरियाज में आप रहते हो या फिर आप प्लेन एरियाज में गए हो, प्लेन समतल जगह पर, तो वहां पर जो सड़क होती है ना, वो कुछ इस तरह से होती है। सड़क वहां पर बिल्कुल सीधी होती है सड़क। अगर आपने गाड़ी को खड़ा कर दिया, बाइक को, साइकिल को खड़ा कर दिया, तो वो वहां से जनरली हिलेगी नहीं, वो वहीं पर खड़ी रहेगी। और अगर आप रहते हो या कभी भी गए हो पहाड़ी इलाकों के अंदर, तो वहां पर जो सड़क है या फिर वहां पर जो टोपोग्राफी है वो ऐसे होती है। वहां पर जमीन, वहां पर गाड़ी को हैंड ब्रेक लगाकर खड़ा करना पड़ेगा, बाइक के ऊपर आपको ब्रेक लगाकर खड़े होना पड़ेगा। वहां पर रोड ऐसी होती है। तो हम अपनी लैंग्वेज में ही यूज करते हैं ना कि पहाड़ों पर जो रोड होते हैं उनके ऊपर स्लोप होता है। उनका क्या होता है? उनका स्लोप होता है, वो किसी एंगल पर इंक्लाइंड होते हैं। तो एग्जैक्टली ऐसे ही जैसे आप रियल लाइफ में यूज करते हो, जैसे कि रोड किस एंगल पर उठा हुआ है उसे रोड का स्लोप बोलते हैं, उसकी ढलान बोलते हैं। ऐसे ही कोई भी लाइन किस एंगल पर उठी हुई है, कितनी इंक्लाइंड है, कितनी झुकी हुई है, उसे उस लाइन का स्लोप बोलते हैं। बिल्कुल आम भाषा है ये, बिल्कुल सीधी स्ट्रेक्ट, ये डायरेक्ट डेफिनेशन है लाइन के स्लोप की। लेकिन अब हम क्या देखेंगे, हम स्लोप को कैसे मेजर करेंगे? हम स्लोप को मेजर करेंगे कि भाई लाइन कितने डिग्री तक उठी हुई है, कि भाई 30 डिग्री का एंगल बना रही है या 40 डिग्री का एंगल बना रही है। तो यहां पर ये लाइन कुछ एंगल बना रही है, ये लाइन यहां पर भी कुछ ना कुछ एंगल बना रही है, यहां पर भी कुछ ना कुछ एंगल बना रही है, यहां पर भी कुछ ना कुछ एंगल बना रही है। तो हम इस लाइन का कौन से एक्सिस के साथ वाला एंगल मापेंगे? समझ रहे हो? कौन से एक्सिस के साथ वाला इस लाइन का हम एंगल मापेंगे? तो देखो, हम कौन से वाला मापेंगे और क्यों वो वाला मापेंगे, कि कन्वेंशनली हम क्या करते आए हैं, ये अपना वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ट्रिगोनोमेट्री जब मैंने आपको समझाई थी तो मैंने आपको क्या बताया था कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। ट्रिगोनोमेट्री के अंदर मैंने आपको बताया था ये फोर्थ क्वाड्रेंट है? और भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर भी बताया था। और यहाँ पर ये 0 डिग्री है, यहाँ पर ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है, और पूरा अगर कंप्लीट हो जाए एंगल तो ये 360 डिग्री है। क्लियर है? ये मैंने आपको बताया है। तो यहां से यहां तक 90 है। अगर थोड़ा और आगे चला जाओगे एक क्वाड्रेंट तो ये पूरा 180, पूरा और चला जाओगे तो 270, उसके बीच में कहीं पर रह गए तो 270 और 360 के बीच में, पूरे चले गए तो 360। तो जो भी हम एंगल मेजर करते हैं कन्वेंशनली ट्रिगोनोमेट्री के अंदर, वो हम एक्स एक्सिस के ऊपर मेजर कर रहे हैं। एक्स एक्सिस से कितना ऊपर उठा है एंगल। एंगल्स को हमने ऐसे डेफिनेशन दी है, सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री में नहीं, पूरी ज्योमेट्री में ही, मतलब एंगल्स को ऐसे ही डेफिनेशन दी है। क्लियर है? और इस साइड जो है एक्स एक्सिस क्या होता है, इस साइड होता है एक्स एक्सिस पॉजिटिव, और इस साइड एक्स एक्सिस होता है जी नेगेटिव। क्लियर है? तो हम हमेशा से ही एंगल्स को एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शंस से मापते आए हैं। तो यहां पर भी हम एग्जैक्टली वही काम करने वाले हैं। क्लियर है? तो यहां पर हम कैसे मापने वाले हैं? कोई भी लाइन देखो, इस साइड एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है, इस साइड एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है। पॉजिटिव वाली साइड भी एक एंगल बनाती है कोई भी लाइन, और नेगेटिव वाली साइड भी एक एंगल बनाती है कोई भी लाइन। ठीक है? ये इस साइड नेगेटिव है। तो कोई भी लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन वाली साइड जो भी एंगल बनाएगी, उस एंगल को यूज किया जाएगा स्लोप को मेजर करने के लिए, या फिर वो एंगल स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है? एक्चुअल में ये वाला एंगल स्लोप नहीं होता। मान लो ये जो एंगल है इस लाइन ने जो बनाया है, मान लीजिएगा ये एंगल है जी 30 डिग्री। तो ये जो लाइन है ये 30 डिग्री उठी हुई है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से। तो फिर इसका स्लोप क्या होएगा? तो भाई इसका स्लोप होता है, इसकी स्लोप की डेफिनेशन होती है कि इस एंगल का टेंजेंट यानी कि tan 30। कोई भी लाइन यानी कि tan 30 क्या होता है? 1/√3। तो इस लाइन का स्लोप है 1/√3।
कोई भी लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन की साइड जो एंगल बनाएगी वो उस लाइन का स्लोप होता है। क्लियर है, समझ में आ गया? जो एंगल बनाएगी उस एंगल का टेंजेंट, ये कंप्लीट डेफिनेशन है, उस एंगल का टेंजेंट उस लाइन का स्लोप होता है, उस लाइन के ढाल को, उसकी ढलान को दर्शाता है। ठीक है मेरे भाई, अब थोड़ी सी और नॉलेज लेते हैं और उसको क्वेश्चंस में यूज करते हैं। तो भाई अब हम तरीके जानेंगे कि कैसे किसी भी लाइन का स्लोप कैलकुलेट किया जाता है। ये हमारे सामने है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो देखिए, मान लो हमारे सामने ये एक लाइन है, लाइन ए बी, ठीक है। तो इस लाइन के दो कोऑर्डिनेट्स हैं, क्योंकि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हैं तो भाई कोऑर्डिनेट्स की मदद लेंगे। तो मान लो एग्जामिनर ने हमें इस लाइन के दो कोऑर्डिनेट्स बता दिए हैं, x1 y1 पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हैं और x2 y2 पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट है। तो जी हमने निकालना है इस लाइन का स्लोप। अब स्लोप का क्या मतलब है कि ये लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जो एंगल बनाती है उस एंगल का टेंजेंट हमने निकालना है। अगर 30 डिग्री बनाती है तो tan 30, 40 डिग्री बनाती है तो tan 40, वो हमने निकालना है। तो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में ये लाइन कौन सा एंगल बनाती है वो कैसे पता चलेगा? तो देखो, एक तो ये तरीका है कि इस लाइन को हम एक्सटेंड कर लें मेरे भाई, ऐसे इस लाइन को बढ़ा लें, फिर ये कहीं ना कहीं पर एक्स एक्सिस को तो काटेगी, जी हाँ काटेगी, और फिर हम वहां पर नाप लें कि भाई ये कितना एंगल बना रही है, वहां पर हम मेजर कर लें कितना एंगल बना रही है और फिर हम उसका टेंजेंट निकाल लें, वो अपना स्लोप हो जाएगा। क्लियर है? या फिर एक और तरीका है, देखो मैं एक काम कर सकता हूं, छोटी सी कंस्ट्रक्शन हम कर सकते हैं। ये जो अपना एक्स एक्सिस है इसी के पैरेलल, इस पॉइंट से एग्जैक्टली इसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, ये देखो इसको स्ट्रेट थोड़ा ड्रॉ करता हूं मैं, ये रही, और पॉइंट बी से मैं वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करता हूं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। क्लियर है? तो यहां पर ये जो एंगल थीटा बना है एग्जैक्टली यहां पर भी एंगल थीटा ही होएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस और ये वाली लाइन दोनों पैरेलल हैं और ये दोनों एंगल्स जो हैं ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे। क्लियर है? तो ये दोनों बराबर होंगे। तो चलिए भाई, अब मैं एंगल तो यहां पर निकाल सकता हूं, अब मुझे इस एंगल का टेंजेंट निकालना है। तो इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया मेरे भाई सी। तो मुझे निकालना है टेन थीटा। तो इस ट्रायंगल के अंदर टेन थीटा क्या होगा? ये राइट एंगल ट्रायंगल है, जरा बताओ मुझे टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है जी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल में क्या है? परपेंडिकुलर है बी सी, बी सी इसके सामने है, और बेस है जिस लाइन के ऊपर ये एंगल बना हुआ है, दैट इज ए सी। परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब मुझे इन दोनों लाइंस की लेंथ का रेशियो निकालना है, वो इस लाइन का स्लोप होएगा। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। मतलब इन दोनों लाइंस की लेंथ मुझे निकालनी है, इनकी लंबाइयां मुझे निकालनी है। तो देखिए अभी निकालने की कोशिश करते हैं। देखो ये जो पॉइंट सी है इसके कोऑर्डिनेट बताइएगा जरा, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? पॉइंट सी यहां से लेकर यहां तक, मतलब कि एक्स एक्सिस पर कितनी दूरी ये तय कर चुका है, ये डिस्टेंस कितना है टोटल, एक्स एक्सिस पर कितनी दूरी ये तय कर चुका है, तो ये दर्शाता है, बिकॉज ये पॉइंट बी के नीचे है, एग्जैक्टली पॉइंट बी के नीचे है, तो ये हमें पता चलता है x2 से, क्योंकि पॉइंट बी भी एग्जैक्टली एक्स एक्सिस के ऊपर पूरा x2 डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है, तो ये है जी x2, पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट x2। और अगर मैं पॉइंट सी का y कोऑर्डिनेट जानना चाहूं, मतलब कि भाई पॉइंट सी की हाइट कितनी है, उसी को बोलते हैं ना y कोऑर्डिनेट, कि इसकी हाइट कितनी है, तो मेरे भाई पॉइंट सी की जितनी हाइट है एग्जैक्टली उतनी हाइट पॉइंट ए की है, अलग थोड़ी है, दोनों बराबर हाइट है, मैंने पैरेलल लाइन ड्रॉ की है। तो इसका y कोऑर्डिनेट है मेरे भाई y1, तो इसका y कोऑर्डिनेट भी y1 हो जाएगा। क्लियर है? तो इसके दोनों कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए हैं x2 y1, तो उनको लिख लेते हैं x2 y1। तो मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए? मुझे एग्जैक्टली चाहिए लाइन बी सी की लेंथ और लाइन ए सी की लेंथ। तो देखो मेरे भाई, लाइन बी सी की लेंथ मैं आपको बता देता हूं कि पॉइंट सी की हाइट को क्या रिप्रेजेंट करता है, ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, पॉइंट सी की हाइट, पॉइंट सी की हाइट है y1, y1 कोऑर्डिनेट बताता है कि पॉइंट सी की हाइट कितनी है, और पॉइंट बी की हाइट कितनी है, पॉइंट बी की हाइट को बताता है पॉइंट बी का y कोऑर्डिनेट, यानी कि ये वाली हाइट है जी y2, y2। तो y2 माइनस y1 ये क्या होगी? y2 माइनस y1 ये होगी bc की लंबाई। क्लियर है?
बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये होगी BC की लंबाई। एग्जैक्टली ऐसे ही अब हमें निकालनी है मेरे भाई AC की लंबाई। तो ये वाला डिस्टेंस कितना है, यानी कि पॉइंट A ने हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस, कितनी दूर है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हॉरिजॉन्टली, तो भाई ये बताता है पॉइंट A का x कोऑर्डिनेट यानी कि x1, और पॉइंट C का ये डिस्टेंस, ये हॉरिजॉन्टल ट्रैवलिंग कितनी है, ये बताता है ये वाला पॉइंट C का x कोऑर्डिनेट यानी कि x2। ये जो डिस्टेंस है x2 है। तो लाइन AC की लंबाई कितनी होगी, x2 माइनस x1। तो भाई हमें उन दोनों लाइनों की लंबाई पता चल गई जो हमें चाहिए थी, दोनों लाइंस की लेंथ पता चल गई। तो यानी कि अपना भाई टेन थीटा क्या होगा, अपना स्लोप क्या होगा, दैट विल बी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो अगर आपको किसी भी लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट गिवन हो, मान लो मैं आपको दो पॉइंट्स बता दूं तो आपको पता लग जाता है ना कि भाई ये वाली लाइन है। किसी भी लाइन को डिफाइन करने के लिए हमें दो पॉइंट्स चाहिए। अगर मैं आपको ये बता दूं एक लाइन है जो कि इस पॉइंट से गुजरती है, तो इस पॉइंट से गुजरने वाली लाइन तो बहुत ज़्यादा होंगी, कोई भी एक लाइन नहीं होगी। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं कि एक लाइन है जो कि इस पॉइंट से, इन दो पॉइंट से गुजरती है, तो वो सिर्फ एक ही लाइन होगी, एक ही लाइन। ठीक है, तो जब आपको दो पॉइंट्स पता चल जाते हैं, दो पॉइंट्स, तो उन दोनों से एक ही लाइन गुजर सकती है, तो मतलब आपको उस लाइन के बारे में पता चल गया। ठीक है, तो भाई किसी भी लाइन के ऊपर पड़े दो पॉइंट के बारे में आपको पता चल गया, दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आपको पता चल गए, तो आप उस लाइन का स्लोप बता सकते हो। कैसे बता सकते हो, y2 माइनस y1, ऊपर जो क्या आएगा, ऊपर आएगा मेरे भाई स्लोप बताते हुए, ऊपर आएगा डिफरेंस बिटवीन y कोऑर्डिनेट्स, उन दोनों पॉइंट्स के जो y कोऑर्डिनेट्स हैं उनके बीच का अंतर, और नीचे आएगा डिफरेंस बिटवीन x कोऑर्डिनेट्स। ये स्लोप होएगा y बाई एक्स, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, यही होता है ना परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हाइट को डिनोट करते हैं y कोऑर्डिनेट्स, और बेस को, इस लंबाई को डिनोट करते हैं x कोऑर्डिनेट। ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हो। तो यहां पर अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, देखो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि भाई दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है 1,3 और एक पॉइंट है 7,2, कोई भी ऐसे मैंने क्वेश्चन पूछ दिया कि जो लाइन इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है उस लाइन का स्लोप क्या है, तो सिंपल सी बात है। देखो आप क्या करोगे, अब मेरी बात को सुनिएगा। अगर इन दोनों का, इस लाइन का आपने स्लोप बताना है, तो या तो आप 2 माइनस 3 ऐसे करोगे, आपको लगेगा ना कि भाई x1 y1 कौन सा है, x2 y2 कौन सा है, ऐसे आपको देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहां से उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहीं से करिएगा सब्ट्रैक्ट, यानी कि 2 माइनस 3 अगर आप कर रहे हो, दो में से 3 को घटा रहे हो, इस वाले y कोऑर्डिनेट से दूसरे वाला y कोऑर्डिनेट घटा रहे हो, तो इसी वाले x कोऑर्डिनेट से दूसरे वाला x कोऑर्डिनेट घटाना, 7 माइनस 1। नीचे ऐसे मत कर देना कि भाई 1 माइनस 7 ना, अगर आप इस वाले में से घटा रहे हो तो दोनों इस वाले में से ही घटाओ, 2 माइनस 3 7 माइनस 1। ठीक है, ये रहा। या फिर 3 माइनस 2, ऊपर y वाला आता है ना, 3 माइनस 2, अब इस वाले में से घटा रहे हैं तो नीचे 1 माइनस 7। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है मेरे भाई, साइन मैटर करता है कि एंगल का साइन क्या है, क्योंकि टेंजेंट जो है वो कभी किसी क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, किसी में नेगेटिव होता है, तो साइन मैटर करता है। तो इस लाइन का स्लोप क्या आ जाएगा, इस लाइन का स्लोप हो जाएगा भाई -1/6। किसी भी केस में आप कर लो 1/-6, दोनों एक ही बात है। ठीक है मेरे भाई, तो एक तो ये तरीका है स्लोप को निकालने का कि हमें दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पता चल जाए, या फिर दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता चलता है ये हमें लाइन के बारे में पता लग जाता है, तो या फिर डायरेक्टली एग्जामिनर हमें लाइन की इक्वेशन दे दे, जैसे कि वो ये बता दे कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये उस लाइन की इक्वेशन है। तो हम लाइन की इक्वेशन को देखकर भी लाइन का स्लोप बता सकते हैं। तो यहां पर लाइन का स्लोप क्या होएगा, -a/b, या फिर इसको जनरलाइज करूं तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y। क्लियर है। मान लो अगर लाइन यहां पर है 7x प्लस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0, तो इसका स्लोप क्या होएगा मेरे भाई, तो इसका स्लोप होएगा -7/3 माइनस
एक्स का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाई वाई का कोएफिशिएंट। अगर आपको डायरेक्ट इक्वेशन से स्लोप निकालना है तो मैंने आपको दो तरीके बता दिए हैं, आपको ये दोनों तरीके याद होने चाहिए। क्लियर है? और अब थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन और मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो ध्यान से जरा, कि अगर मान लो मेरे पास एक लाइन है, ये वाली लाइंस को हम कंपेयर करेंगे। मेरे पास एक लाइन है और मैं आपसे इस लाइन का स्लोप पूछूंगा, तो आप क्या बोलोगे कि भाई ये लाइन जो भी एंगल बना रही है ऐसे एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन के साथ, उस चीज का टेंजेंट, तो इसका स्लोप क्या होगा? इसका स्लोप हो जाएगा जी टेन थीटा इस लाइन का। ठीक है, और यहीं पर अगर मैं आपको एक लाइन दे दूं, ये वाली लाइन, जरा देखो जरा, अगर मैं आपको ये वाली लाइन दे दूं जो लाइन बिल्कुल पैरेलल है एक्स एक्सिस के, बिल्कुल पैरेलल है, तो इस चीज का आप स्लोप क्या बताओगे? इस लाइन का अगर आप एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखोगे तो इस लाइन का एंगल क्या है? ये तो एग्जैक्टली पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो इस लाइन का जो एंगल होएगा वो हो जाएगा जी 0। तो फिर यहां पर इस लाइन का स्लोप क्या हो गया? इस लाइन का स्लोप हो गया मेरे भाई tan 0, और tan 0 क्या होता है? tan 0 होता है 0। तो कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है उसका स्लोप 0 होता है। और हां, आपको ऐसे रटने की जरूरत नहीं है, आपको मैं ये फील भी करवाऊं क्या? देखो फील करो, अगर आप ये फील भी कर सकते हो। स्लोप का क्या मतलब होता है? स्लोप का मतलब होता है कि भाई ढलान कितनी है, ढलान। तो अगर मैं इस लाइन के ऊपर एक फुटबॉल रखूंगा तो ये बताओ वो लुढ़केगी कि नहीं लुढ़केगी? बिल्कुल लुढ़केगी, इस तरह वैसे लुढ़क जाएगी। अगर मैं इस लाइन के ऊपर एक फुटबॉल रख दूं, एक ऐसा सरफेस है जो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट है, उसके ऊपर मैं फुटबॉल रख दूं, तो वो लुढ़केगी क्या किसी साइड? नहीं लुढ़केगी, जब तक हवा वगैरह ना चले वो स्लोप के कारण तो बिल्कुल भी नहीं लुढ़केगी, 1% भी नहीं हिलेगी वहां से। क्यों? क्योंकि स्लोप 0 है, स्लोप है ही नहीं, ढलान है ही नहीं। ठीक है, अब एक और केस देखो, मान लो कोई लाइन है जो एग्जैक्टली ऐसे है खड़ी, बिल्कुल बिल्कुल वाई एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, तो ये वाली जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना रही है ये बताओ? तो ये वाली लाइन मेरे भाई एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है 90 डिग्री का, वाई एक्सिस के पैरेलल है ना। तो फिर इसका स्लोप क्या हो जाएगा? 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो इसका स्लोप हो जाएगा जी tan थीटा, यानी कि tan 90, जो कि होता है नॉट डिफाइंड, डिफाइंड नहीं, या फिर इनफाइनाइट, वैसे तो नॉट डिफाइंड एग्जैक्ट है, इसका स्लोप है नॉट डिफाइंड। तो अब इसको आप फिजिकली कैसे फील कर सकते हो? अगर आपको इसको फील करना है, देखो मान लो मैं यहां पर दीवार के साथ में एक बॉल रखता हूं एग्जैक्टली ऐसे, तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि इस स्लोप के कारण ये बॉल कैसे गिरेगी? बॉल इस तरफ तो गिरेगी, लेकिन इस स्लोप का क्या इफेक्ट होगा इस बॉल के ऊपर? क्या कोई इफेक्ट भी होगा? क्या इसका कोई असर भी होगा? ये बॉल तो धड़ाम से सीधे गिर जाएगी ना, यहां पर जो लाइन है उसका तो कोई असर नहीं होगा। ठीक है, ये तो सीधी फ्री ग्रेविटी से गिर जाएगी। तो यहां पर जो अपना स्लोप है वो नॉट डिफाइंड है, उसकी कोई डेफिनेशन ही नहीं है, उसका असर ही नहीं हो रहा हमारी बॉल के ऊपर। क्लियर है? इसको ऐसे आप फील कर सकते हो, ऐसे इसको समझ सकते हो। तो इन दोनों चीजों को याद रखिएगा, समझा मैंने दी है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर लाइन है तो स्लोप है मेरे भाई 0, और वाई एक्सिस के पैरेलल अगर लाइन है तो स्लोप है नॉट डिफाइंड। तो चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स। तो उस लाइन का स्लोप बताना है जो इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ती है। तो भाई सिंपल सी बात है, y2 माइनस y1 दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट बताए हैं, तो डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, तो 7 माइनस 5 2, 9 माइनस 7 2, दैट इज 1। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्लियर है? तो यहां पर तो एग्जामिनर ने स्लोप पूछ लिया। स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है जी tan थीटा, कि tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो कभी कभी एग्जामिनर ये थीटा भी पूछ लेता है, या फिर आपके जो ऑप्शंस हैं वो डिग्रीज के अंदर दे देता है। तो उस केस में अंडरस्टूड है कि भाई आपसे थीटा पूछा, आपसे एंगल पूछा है, या फिर कभी कभी ये पूछ लेता है कि ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बनाती है। तो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कौन सा एंगल बनाती है, यानी कि उसका जो स्लोप है उसके अंदर जो एंगल है वो पूछ रहा है। तो अगर आपसे एग्जामिनर यहां पर ये एंगल पूछता तो tan थीटा 1 कब होता है? ये तभी होता है जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो, तभी। तो उस केस में आप ये भी इजीली बता देते। अगर यहां पर ये 1/√3 आ जाता तो भी आप बता देते कि भाई थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है।
हाँ, अब आपको ये डाउट होएगा, एक और डाउट होना लाजमी है। अगर एग्जामिनर आपसे कुछ ऐसे पूछ ले, देखो मान लो मैंने एक क्वेश्चन पूछा है कि भाई 2 पॉइंट्स हैं 1 and 3 और 2 and 8। अब आपको स्लोप बताना, अब आपको एंगल बताना है कि ये लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ क्या एंगल बनाती है, बताओ जरा। तो भाई यहां पर अगर हमें स्लोप पता करना है, स्लोप यानी कि एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उसका टेंजेंट, तो वो हो जाएगा 8 - 3 यानी कि 5, 2 - 1 यानी कि 1, दैट इज इक्वल टू 5। तो यहां पर आप बोलोगे कि भाई थीटा की वैल्यू मैं क्या बताऊं यहां पर, तो देखो अगर tan थीटा इज इक्वल टू 5 है तो इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 5, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो उस केस में आपके ऑप्शंस इस वे में होंगे। अगर आपका स्लोप ऐसे आ गया कि tan थीटा इज इक्वल टू 2/3 और लेकिन एग्जामिनर ने आपसे एंगल पूछ रखा है, तो आपका आंसर होएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/3। अदरवाइज मोस्ट प्रोबेबली आपसे उसी क्वेश्चन का एंगल पूछेगा जहां पर आपको वैल्यूज याद है। ठीक है, तो चलिए अब ये क्वेश्चन बताइएगा जरा। व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन का स्लोप क्या है। तो भाई स्लोप हो जाएगा अपना 2 - 1 1 डिवाइडेड बाई 2 - 1 1 1/1 यानी कि 1। तो यहां पर 1 नहीं है, जैसा कि मैंने बताया था कभी कभी ऑप्शंस के अंदर एंगल दे दिए, तो यानी कि वो एंगल पूछना चाह रहा है। तो स्लोप होता है जी हमारा tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा क्या होगा, तो थीटा होगा 45 डिग्री। 45 डिग्री अगर इसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो π/4 ट्रिग्नोमेट्री में जो हमने किया है, तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, स्लोप ऑफ द लाइन ए बी इज 4/3, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए एंड बी। तो भाई देखो यहां पर x1 y1, वैसे मैं मन में कभी भी नहीं सोचता ऐसे x1 y1 x2 y2, आपको भी नहीं सोचना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सी बात है। किसी भी एक पॉइंट को पकड़ो, उसमें से बाकी के 2 घटा दो, इसको पकड़ लो या इसको पकड़ लो। ठीक है, तो भाई इस लाइन का जो स्लोप है वो है 4/3। तो देखो -3 - -5 -3 -5 माइनस प्लस डिवाइडेड बाई 2 - x, इस लाइन का स्लोप हमने निकाल लिया और एग्जामिनर बता रहा है कि ये 4/3 के इक्वल है। तो चलिए इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 उस तरफ ऊपर चला जाएगा, इस तरफ आ जाएगा जी भाई 4 - 2x, तो इट इम्प्लाइज दैट 2x इज इक्वल टू 1, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पर अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, एज सिंपल एज दैट। और ये सारे एक्चुअल क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको लाइन की इक्वेशन गिवन हो तो स्लोप क्या होगा, तो स्लोप होएगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एक्सिस डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ वाई एक्सिस, दैट्स इट। तो माइनस एक्स एक्सिस का कोएफिशिएंट क्या है, दैट इज 5 डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस का कोएफिशिएंट क्या है 3, तो -5/3 यानी कि दैट इज ऑप्शन डी। ठीक है, ax + 3y इज इक्वल टू 6 हैज स्लोप -2/3। ये जो लाइन है इसका जो स्लोप है वो -2/3 है। तो a की वैल्यू क्या होगी, तो किसी भी लाइन का स्लोप लिखना आता है ना आपको, किसी भी लाइन का स्लोप, तो इस लाइन का स्लोप आप कैसे लिखोगे, माइनस लिखोगे, फिर लिखोगे एक्स एक्सिस का कोफिशिएंट जो कि है a डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस का कोफिशिएंट जो कि है 3। तो ये आ गया इस लाइन का स्लोप, और इस लाइन का स्लोप किसके इक्वल है, -2/3 के। तो भाई माइनस से माइनस गया, 3 से 3 गया, a की वैल्यू 2 आ गई, मीन्स आंसर इज ऑप्शन बी। क्लियर है। देन एक और चीज आपको पता होनी चाहिए, रिलेशन बिटवीन स्लोप्स ऑफ 2 लाइन्स। 2 लाइन जिनका अलग अलग स्लोप है उनके स्लोप्स के बीच में क्या रिलेशन होती है, क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, वो मैं आपको बताता हूं। तो देखो भाई, मान लो हमारे सामने 2 लाइन्स हैं, एक तो ये वाली लाइन है और एक ये वाली लाइन है। इन दोनों लाइन की खासियत ये है, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, समानांतर है। तो ये बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, अगर दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो ये वाली लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती होगी एग्जैक्टली वही एंगल ये वाली लाइन बनाती होगी। बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है ना, और प्रूव करने को हम प्रूव भी कर सकते हैं।
कैसे? अगर मैं इन दोनों लाइनों को L और M मान लूं और ये जो अपना X एक्सिस है इसको एक ट्रांसवर्सल मान लूं, तो सिंपल सी बात है, ये जो दोनों एंगल हैं थीटा और थीटा, ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। बिकॉज ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो हैं ये इक्वल होंगे। तो जब भी दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं, जब भी दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं तो उनका स्लोप इक्वल होगा, क्योंकि वो इक्वल एंगल बनाती हैं एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, मान लो, और स्लोप को m से रिप्रेजेंट करते हैं मैथ्स की भाषा में, कोई रीजन नहीं है वैसे। ठीक है, तो मान लो एक लाइन का स्लोप m1 है और दूसरी लाइन का स्लोप m2 है, और दोनों पैरेलल हैं तो दोनों की ढलान बराबर होएगी, दोनों का स्लोप इक्वल होएगा। क्लियर है? ठीक है, तो ये चीजें याद रखना, वैसे याद रखने लायक है नहीं, अब तक आपको समझ में आई गई होगी, इसमें रटने लायक कुछ है नहीं। देन अगली कंडीशन, वो भी मैं आपको समझा देता हूं। हमारे पास एक लाइन है, ये वाली लाइन, लाल वाली लाइन जिसका नाम है L, और एक दूसरी लाइन है काली वाली लाइन ये। तो ये जो काली वाली लाइन है जिसका नाम है M, ये दोनों लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, लाल और काली, दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, तो ये जो लाल लाइन है ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है जी थीटा, और इस लाल के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है लाइन M। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, मैंने इन दोनों को एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट करवा दिया है। तो ये जो लाल लाइन है, मान लीजिएगा इसका स्लोप L है और इसका स्लोप M है, इनके नाम की तरह ही। तो लाल लाइन का स्लोप क्या होगा? लाल लाइन का स्लोप है जी L, दैट इज इक्वल टू tan थीटा। स्लोप क्या होता है? उस जो भी एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो भी एंगल बनाया है उसका टेंजेंट। तो लाइन L का स्लोप क्या है? tan थीटा। तो लाइन M एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ क्या एंगल बना रही है? ये बना रही है थीटा प्लस 90, बिकॉज ये इसके परपेंडिकुलर है, थीटा प्लस 90। क्लियर है? तो लाइन M का जो स्लोप है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा जी tan थीटा प्लस 90, या tan 90 प्लस थीटा, कुछ भी बोल दो। तो tan 90 प्लस थीटा क्या होता है? tan 90 प्लस थीटा होता है माइनस कोट थीटा, ट्रिग्नोमेट्री में क्या था? माइनस कोट थीटा। तो ये जो काली लाइन है इसका स्लोप हो गया मेरे भाई माइनस कोट थीटा। तो अब आप L को और M को, मतलब कि इन दोनों लाइंस के स्लोप को, दोनों रेखाओं की ढलान को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, L इंटू M करोगे, तो आपको मिलेगा tan थीटा इंटू कोट थीटा, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो आपको मिलेगा -1। मतलब कि जो दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं, जो लाइनें एक दूसरे के लंबवत होती हैं, उनके स्लोप की गुणा, उनके ढलान की गुणा -1 आएगी। समझ में आ गई बात? -1। अगर इसको मैं दूसरी भाषा में बताऊं, ठीक है, तो देखो अब मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं। अगर लाइंस पैरेलल होंगी और दोनों लाइनों का स्लोप है M1 और M2, तो M1 इज इक्वल टू M2। और अगर लाइनें परपेंडिकुलर हुई यानी कि लंबवत हुई, तो M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1। या फिर एक और वे में मैं क्या कह सकता हूं? मैं ये कह सकता हूं कि M1 इज इक्वल टू -1/M2। ये कि लाइन पैरेलल हुई तो स्लोप इक्वल होंगे, और अगर लाइन परपेंडिकुलर हुई तो उनके स्लोप एक दूसरे के रेसिप्रोकल तो होंगे ही होंगे, एक दूसरे के उल्टे हैं ना। एक M1 है तो एक 1/M2 है, M1 इज इक्वल टू 1/M2। ठीक है, तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल तो हैं, एक दूसरे के उल्टे हैं, लेकिन साथ में साइन भी चेंज करना है, नेगेटिव रेसिप्रोकल है। मतलब कि अगर किसी लाइन का स्लोप 2/3 है तो एक दूसरी लाइन जो इसके पैरेलल है, मान लो एक लाइन है उसका स्लोप 2/3 है, तो जो लाइन इस लाइन के पैरेलल है उसका स्लोप होएगा 2/3, क्योंकि पैरेलल लाइंस का स्लोप बराबर होता है। और एक लाइन जो इसके परपेंडिकुलर होएगी, जो इसके लंबवत होएगी, उसका स्लोप होएगा, एक तो इसको उलट दो, 3/2 कर दो, इसका रेसिप्रोकल कर दो, पारस्परिक कर दो, और इसका साइन भी बदल दो भाई, प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, -3/2 इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप होएगा। उलट भी दो और साइन भी बदल दो। अगर ये यहाँ पर -2/3 होता है इसका स्लोप, तो इसके पैरेलल लाइन का भी -2/3 होएगा, लेकिन इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होएगा? एक तो इसको पलट दो और यहाँ पर माइनस है तो पॉजिटिव रखो, 3/2 हो जाएगा। तो समझ में आ गई बात? चलिए अब इसके ऊपर बेस्ड जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए वो भी करते हैं जरा।
ए लाइन passes through the points A and B. Find the slope of the line which is parallel to AB. तो वो लाइन जो कि AB के पैरेलल है उसका स्लोप बताइए। तो AB के पैरेलल लाइन का स्लोप वही होगा जो AB का है, क्योंकि पैरेलल लाइंस का स्लोप बराबर होता है। और AB का स्लोप निकालना आपको अच्छे से आता ही होगा। अभी निकाल देते हैं। 3 माइनस माइनस 3 तो यह आ जाएगा 6। 3 माइनस माइनस 3, 6 माइनस 2 यानी कि 4, तो यानी कि 3/2। तो यहां पर अपना आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। What is the slope of the line perpendicular to the line passing through these points? इन पॉइंट्स से जो लाइन पास हो रही है उसके परपेंडिकुलर जो रेखा है, उसके परपेंडिकुलर जो लाइन है उसका स्लोप। तो पहले तो इस लाइन का स्लोप निकाल लें, फिर परपेंडिकुलर का निकालेंगे। तो भाई इस लाइन का स्लोप क्या है? इस लाइन का स्लोप है 2 माइनस 5 यानी कि -3, -4 -3 यानी कि -7 यानी कि 3/7। तो इस लाइन का स्लोप 3/7 है। तो जो लाइन इसके परपेंडिकुलर है उसका स्लोप क्या होगा? तो परपेंडिकुलर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले तो 3/7 को 7/3 बनाना पड़ेगा, इसको उलटना पड़ेगा, और यहां पर जो भी साइन है उससे दूसरा साइन यहां पर लगाना पड़ेगा। तो ये पॉजिटिव है तो वहां पर नेगेटिव लगाना पड़ेगा, यानी कि -7/3। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर आंसर हो जाएगा जी ऑप्शन सी। ठीक है, तो दिमाग में बैठ जानी चाहिए सारी बातें। What is the slope of the line perpendicular to this line? जो लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है उसका स्लोप। तो भाई इस लाइन का स्लोप क्या है ये निकाल सकते हो कि नहीं? ये आपको फॉर्मूला बताया है। तो इस लाइन का स्लोप हो जाएगा माइनस एक्स एक्सिस का कोफिशिएंट क्या है? 2 डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस का कोफिशिएंट क्या है? वाई एक्सिस का कोफिशिएंट साइन को भी कंसिडर कर लीजिएगा, वो है जी -5। तो ये माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। तो यहां पर स्लोप क्या आ गया? यहां पर स्लोप आ गया 2/5। तो इस लाइन का स्लोप जो है, इस रेखा की जो ढलान है वो 2/5 है। तो जो रेखा इसके परपेंडिकुलर है, इसके लंबवत है, वो क्या हो जाएगी? उसका स्लोप एक तो इसका उल्टा 2/5 का 5/2 और साइन चेंज यानी कि -5/2। दैट इज ऑप्शन डी। तो भाई अब आपने करना क्या है? अब आपने आपकी पीडीएफ के ऊपर जो मेंटल टेस्ट 2 है, अब इसका नाम मेंटल टेस्ट सिर्फ रखने के लिए नहीं रखा है कि भाई चलिए इंप्रेशन जमाते हैं मेंटल टेस्ट नाम रख देते हैं, ना जी ना। इसका नाम मेंटल टेस्ट इसलिए रखा है कि आप इसको मेंटली करोगे और ये सारे क्वेश्चंस मेंटली डुएबल भी हैं और सारे आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो कितने भी क्वेश्चन हो बेशक से, आपने करना क्या है? अपनी पीडीएफ का जो प्रिंट आउट निकलवाया हुआ है, पेंसिल पकड़ के कुछ भी लिखना नहीं है, सीधे उनके आंसर मार्क करने हैं। ठीक है, और उसके बाद अगले लेक्चर में मिलता हूं आपसे।